हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाय डीएस में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की। किसकी बात करें बच्चों? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन ने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बिंदु जो आपके रीड के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में चर्चाएं कर ली है। उन सब के बारे में अपन ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। लास्ट का जो अपना टॉपिक था वो बच्चों अपना अभिप्रेरणा था। अभिप्रेरणा के बारे में अपन ने काफ़ी चीज़ें जानी, काफ़ी चीज़ों के बारे में अपन ने समझा कि अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा किस तरीके से कार्य करती है, अभिप्रेरणा की सिद्धांत क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बहुत शानदार तरीके से बात कर ली थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मनोविज्ञान में अपन जो लास्ट टॉपिक था अपना अभिप्रेरणा था। अभिप्रेरणा के बारे में अपन ने काफ़ी चीज़ें देख ली थी। अभिप्रेरणा के बारे में अपन ने जो सिद्धांत पढ़े थे उन सिद्धांतों एक बार नाम अपन रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या नाम है, कौन कौन से सिद्धांत है। जो बच्चों सबसे पहला जो सिद्धांत था, जो सबसे पहला जो आपका सिद्धांत था बच्चों, वो था आपका मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जो आपके सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और सिगमंड फ्राइड ने ये सिद्धांत देते हुए ये कहा था कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। एक आपकी इरोज होती है, एक आपके थैनेटोस होती है। जो इरोज प्रवृत्ति होती है बच्चों, वो जन्म से संबंधित होती है, यानी वो आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जबकि थैनेटोस आपको बुरे कार्यों के लिए प्रेरित करती है, गलत कार्यों के लिए प्रेरित करती है, या उसे अपन कह सकते हैं कि ये विध्वंसात्मक होती है। इन दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपके मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड, उन्होंने बताया। उसके बाद जो अपन ने बात की थी, अपन ने उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में बात की थी, जो कि आपका सिद्धांत दिया गया था स्किनर का। और इस सिद्धांत में बच्चों, जब तक बालक के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता था, जब तक बालक के पास कोई उद्दीपक नहीं होगा, वो आपका क्या नहीं करेगा बच्चों, अनुक्रिया नहीं करेगा। बच्चा आपके उद्दीपन अनुक्रिया में होता क्या है कि बच्चा उद्दीपन को देखकर, यानी कि उद्दीपन के प्रभाव से अनुक्रिया करता है, वह आपका होता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद अपन ने बात की थी अब प्रेरणा में चालक न्यूनता का सिद्धांत। जो चालक न्यूनता का सिद्धांत जो होता है, चालक न्यूनता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि ये जो आपके देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे आपकी क्लार्क लियोनार्ड हल थे, जिसे अपन CL हल कहते हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। और उन्होंने ये सिद्धांत देते हुए कहा है कि व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर जितना प्रभावी उसका चालक होगा, यानी चालक का जितना अधिक प्रभाव होगा, उतनी ही उसके अंदर बच्चों क्या आएगी, अभिप्रेरणा होती है। और जितना उसका चालक कमजोर होता है, उतना ही उसमें क्या होती है बच्चों, कम अभिप्रेरणा होती है। उसके बाद अपन ने बात कर ली थी बच्चों आपके प्रोत्साहन के सिद्धांत की। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो अपन ने देखा था, वो आपके देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो आपके वॉल्स एंड कॉफमैन थे, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत देते हुए कहा था कि जब तक बालक को किसी कार्य से या किसी अनुक्रिया से कोई प्रोत्साहन या पुनर्बलन नहीं मिलता है, तो वो अनुक्रिया नहीं करता। और इन्होंने प्रोत्साहन दो प्रकार का बताया था। एक बताया था इन्होंने धनात्मक, एक बताया था इन्होंने ऋणात्मक। ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की थी उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जो आपके डेविड C मैकले एंड M एटकिंसन ने दिया था। और इससे तात्पर्य था कि बालक के सामने जब कोई अवसर होगा, उसी अवसर को ध्यान में रखते हुए बालक अनुक्रिया करता है या अभिप्रेरणा करता है, यानी किसी उपलब्धि यानी किसी अवसर के आधार पर बालक व्यक्ति अनुक्रिया करता है, वही आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत होता है। उसके बाद बात की थी अपन ने अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत की। तो बच्चों, इन्होंने बताया था, ये जो एक समाज शास्त्री थे, इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को इस समाज में रहने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर जैसे जैसे वो उन चीजों से मोटिवेट होता जाता है, वो आगे से आगे कार्य करता जाता है। इस पे अपन ने देखा था बच्चों, जो 5 अवधारणा या जो 5 स्टेज जो इन्होंने पिरामिड के अनुरूप बताई थी, वो थी आपकी पहली तो इसकी थी शारीरिक मांग, यानी व्यक्ति को उसके शरीर की सुरक्षा की शारीरिक शरीर की मांग थी, जिसमें अपन कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता थी। उसके बाद उसको इस समाज में सुरक्षा चाहिए। जब उसको ये दोनों चीज मिल जाती है, तो फिर बाल व्यक्ति के अंदर फिर व्यक्ति के अंदर क्या आती है कि मुझे समाज भी चाहिए। फिर उसके बाद जब ये पूर्ण हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर सम्मान की भावना आती है। जब ये पूर्ण होता है, तो व्यक्ति को आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इन सिद्धांतों के बारे में बात की। और फिर अपन ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो आपके विलियम मैकडुगल ने दिया था, इन्होंने 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई थी। ठीक है, इतना अपन ने लास्ट क्लास में बात कर लिए थे। बच्चा, आज अपनी जो आज की क्लास रहने वाली है,
वो आपके एक नए टॉपिक, नए बिंदु के साथ शुरू होने वाली है, जिसका नाम है आपके चिंतन। क्या होता है बच्चों चिंतन? व्यक्ति कब चिंतन करता है, किस तरीके से व्यक्ति चिंतन करता है, व्यक्ति में ये भावना या इस प्रकार का अवधारणा कब आती है, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में अपन बात करेंगे। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे अपन, आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा चिंतन। चिंतन होता क्या है बच्चों? चिंतन व्यक्ति का आंतरिक प्रेरणा, अभिप्रेरणा होती है। व्यक्ति के अंदर इस सृष्टि में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी वर्क हो रहे हैं, जैसे ये आपके सामने कैमरा जो है वो भी किसी चिंतन से ही बना है, या आपका ब्लैक बोर्ड किसी चिंतन से बना होगा, सामने जो मेरे कमेंट बॉक्स है वो किसी चिंतन से बना होगा, लाइट्स वगैरह है वो किसी चिंतन के आधार पर बनी होगी, या जो ये मार्कर है वो किसी चिंतन के आधार पर बनना होगा। यानी कि व्यक्ति के सामने जब किसी चीज की समस्या आती है तब वो चिंतन करता है। तो समस्या के समाधान के लिए जो कार्य किया जाता है बच्चों, वो होता है आपके चिंतन। यानी कि व्यक्ति जो भी किसी कार्य के बारे में, जब एक व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान के बारे में जो विचार करता है, जो सोचता है, जो भी विचार या जो समाधान करना चाहता है, उससे संबंधित जो भी वो जिस क्षेत्र में विचार करता हुआ बच्चों आपका क्या होता है? चिंतन। इस समाज में, इस सृष्टि में जितने भी जो कार्य हुए, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं वो भी किसी चिंतन की देन है। आपके सामने आप बाइक यूज कर रहे हो वो भी किसी चिंतन की देन है। आपने गुरुत्वाकर्षण बल देखा वो भी किसी चिंतन की देन है। आपने आइंस्टीन को देखा जिसने बल्ब का निर्माण किया, वो भी किसी चिंतन की वजह से हुआ है। तो यानी व्यक्ति के अंदर चिंतन पाया जाता है, और चिंतन से व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है, और समस्या के बारे में व्यक्ति जो सोचता है या विचार करता है उस समस्या के समाधान के लिए, वही बच्चों आपका क्या कहलाता है? चिंतन। तो ठीक है बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा चिंतन। आज का जो अपना हेडिंग है चिंतन। चिंतन होता क्या है? इस समाज में, इस सृष्टि में अपन जो भी चीजें देख रहे हैं वही उसके बारे में पहले किसी ने सोचा होगा या किसी चीज के बारे में विचार किया जाता है, वही चिंतन होता है। यानी आपके सामने चिंतन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले क्या होती है? समस्या। ठीक है, जब आपके सामने समस्या होती है तो उसके समाधान के बारे में आप काफी चीजें सोचते हो। तो क्या करोगे बच्चों? समाधान। ठीक है, और समाधान प्राप्त करना, समाधान प्राप्ति, वो किससे संभव है बच्चों? चिंतन से। तो अपन कह सकते हैं, सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या प्राणी द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए किया गया मानसिक विचार ही क्या कहलाता है? आपका चिंतन कहलाता है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में चिंतन? तो अपन चिंतन को लिख लेते हैं। ठीक है, चिंतन को लिखते हैं बच्चों अपन। सृष्टि में जितने भी कार्य होते हैं वह चिंतन द्वारा होते हैं। ठीक है, चिंतन द्वारा होते हैं, यानी कि जो भी कार्य होते हैं वो किसी समय के अनुरूप किसी चिंतन के कारण होते हैं। आगे बात करते हैं अपन, इसमें लिखते हैं चिंतन समस्या के समाधान का परिणाम है। सॉरी, चिंतन का परिणाम समस्या समाधान है। समस्या समाधान की आवश्यकता है, यानी कि व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करेगा, वो किसके द्वारा करेगा? चिंतन के द्वारा। ठीक है, इस समाज में जो भी समस्याएं होती है वो सारे एक चिंतन के रूप में अपने आप में क्या होती है? अपने आप में क्या होती है? समय के रूप में होते हैं, और उन समस्याओं में समय के प्राणी को समाधान की जो आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, वही आपका चिंतन होता है।
अब बच्चों को समस्या के समाधान की आवश्यकता होती है तो बच्चा व्यक्ति क्या करेगा, चिंतन। क्या करता है व्यक्ति, किसी काम, व्यक्ति किसी काम या समस्या पर सोचता विचारता है। यानी कि व्यक्ति या मनुष्य किसी समस्या के बारे में सोचता विचारता है, किसी से विचारता है और समस्या के क्या हो जाता है, और विचारता है और क्या करता है, समाधान की ओर चलता है या समझता है, समझता है, जिससे समस्या समाधान, जिससे समस्या का क्या होता है बच्चों, समाधान की प्राप्ति हो जाती है, समाधान की प्राप्ति हो जाती है, समस्या के समाधान की प्राप्ति हो जाती है और सोचने समझने की विचारधारा को मनोविज्ञान की भाषा में चिंतन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में क्या है बच्चों, यह है कि व्यक्ति इस समाज में रहता है, इस समाज में कई प्रकार की समस्याएं होती है, कई प्रकार की समस्या होती है, उनके बारे में वो समझना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है, उनका समाधान करना चाहता है और उससे जिनको उनको वो क्या समस्या के समाधान की क्या हो जाती है बच्चों, प्राप्ति हो जाती है। वह बच्चों किसके आधार पर होता है, उसे अपन मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, आपके चिंतन। यानी कि इस सृष्टि में कई प्रकार की समस्याएं हैं, वो कई प्रकार की इस सृष्टि में कई प्रकार के जितने भी जो कार्य हो रहे हैं वो सारे किसके माध्यम से हो रहे हैं, चिंतन के माध्यम से। यानी कि आपके अंदर चिंतन की भावना होती है तभी आप किसी समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होते हैं। जब आपके सामने बच्चों कोई समस्या होती है तो आप उसका समाधान तलाशते हो, तो जब उस समस्या के बारे में आप विचारते हो, सोचते हो, उस समस्या को समझने का प्रयास करते हो, तो जो आपके अंदर होता है बच्चों वो आपका चिंतन होता है, जिसे अपन मनोविज्ञान की भाषा में चिंतन कहते हैं। सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं कि सोच रहा है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में उसे क्या कहा जाता है, चिंतन। और चिंतन से ही बच्चों किसी समस्या का समाधान हो सकता है या किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन आपके चिंतन की कुछ परिभाषाओं की। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अपन परिभाषाएं। किसकी परिभाषाएं, चिंतन की। पहली बात करेंगे अपन मनोवैज्ञानिक हम्फ्रे के अनुसार। हम्फ्रे किसे बताते हैं या किसे मानते हैं चिंतन। हम्फ्रे के अनुसार जो बच्चों चिंतन जो होता है वो होता है कि समस्या के समय जो व्यक्ति के में चिंतन का जन्म होता है। व्यक्ति के सामने बच्चों जब समस्या होगी तब उसके अंदर चिंतन का जन्म होगा और उस समस्या के समय बच्चे उसको लक्ष्य का रास्ता नजर आता है। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपको उसके बारे में आप सोचते हो, विचारते हो। जब सोचते विचारते हो तो उसका समाधान के लिए, उसके लक्ष्य का रास्ता आपके लिए साफ हो जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो चलो लिखो बच्चों, हम्फ्रे क्या कहते हैं, समस्या, हम्फ्रे कहते हैं समस्या के समय व्यक्ति में चिंतन का जन्म होता है। समस्या के समय व्यक्ति में चिंतन का जन्म होता है। चिंतन का जन्म होता है। मनोवैज्ञानिक हम्फ्रे कहते हैं कि समस्या के समय व्यक्ति में चिंतन का जन्म होता है और चिंतन से, क्योंकि समस्या के समय
क्योंकि समस्या के समय क्योंकि समस्या के समय क्या होता है बच्चों, समस्या के समय उसे लक्ष्य का रास्ता नजर आते हैं। समस्या के समय उसे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते नजर आते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक हम पर कहते हैं कि व्यक्ति के पास जब समस्या आती है, तो जब समस्या के बारे में व्यक्ति के अंदर किसी समस्या होती है, तब उसके अंदर चिंतन का जन्म होता है और उससे संबंधित वो सोचना विचारना स्टार्ट करता है। और उस समय उसे अपने समस्या के समय जो रास्ता नजर आता है, जो लक्ष्य का रास्ता नजर आता है, वही आपका क्या होता है, चिंतन है। चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, आपके बात करते हैं उसके बाद आपके एक मनोवैज्ञानिक आपके रोस क्या कहते हैं। रोस क्या कहते हैं, रोस बच्चों समस्या के आपके चिंतन के बारे में कहते हैं कि ये एक मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है, या मानसिक गत्यात्मक क्रिया, यानी व्यक्ति के अंदर मानसिक विकास इस तरीके से किया जाता है ताकि वो किसी समस्या का समाधान कर सके, वही आपके क्या कहलाता है, चिंतन। क्या है बच्चों, चिंतन एक मानसिक, सामाजिक नहीं बच्चों, मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है। एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। यानी कि आप किसी चीज के बारे में सोचते हो और उसके समाधान की तरफ पहुंचते हो, वही आपका चिंतन होता है। यानी आपको आगे बात करते हैं कि जीवन में किसी कार्य को करने के लिए हम जिस भी मानसिक परिस्थिति या मानसिक क्रिया से गुजरते हैं, उसे अपन चिंतन के रूप में समझ सकते हैं। और यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। चिंतन कितने प्रकार का होता है बच्चों, आपके 2 प्रकार का। एक होता है स्वैली चिंतन, दूसरा आपका यथार्थ चिंतन। ठीक है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जीवन में किसी कार्य को करने के लिए जिस मनोमानसिक स्थिति से गुजरता है, जिस मानसिक क्रिया से गुजरते हैं, जिस मानसिक क्रिया से गुजरते हैं, वह चिंतन समझा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी समस्या का जब बच्चों समाधान करना चाहते हो, तो उस समय आप जिस प्रकार से उस समस्या के बारे में सोचते हो, समझने का प्रयास करते हो, वो आपका चिंतन होता है। ठीक है, और ये जो आपके 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वैरी चिंतन, एक होता है यथार्थ चिंतन। स्वैरी चिंतन से तात्पर्य बच्चों ये उस असत्य होता है, इसे असत्य भी कह सकते हैं, अवास्तविक होता है। यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ कोरी कल्पना ही करता है, और इससे क्या होता है, सिर्फ उससे सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए स्वैली चिंतन से कोई भी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है। यानी स्वैली चिंतन व्यक्ति अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं रखता है, कई प्रकार की कोरी कल्पनाएं रखता है कि मैं वो कर दूं, मैं चांद पर अपना घर बना लूं, ऐसा कर दूं, वो सा वह कर दूं, ये कार्य मैं कर लूं, वो कार्य मैं कर लूं। तो वो केवल एक स्वैली चिंतन है, वो एक कोरी कल्पनाएं अपने अंदर बना रहा है। जबकि अगर आप किसी चीज के बारे में, जैसे आपके मन में विचार है कि आपको शिक्षक बनना है, ठीक है, अब आप शिक्षक तो बनना चाहते हो, लेकिन आप उसके क्षेत्र में, उस श्रेणी में उस कार्य ही नहीं कर रहे, उसके बारे में आप चिंतन ही नहीं कर रहे, उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे, उसके बारे में आप समझ ही नहीं रहे कि मैं शिक्षक कैसे बनूंगा। भाई हाँ, चलो आपके मन में विचार आ गया कि मेरे को शिक्षक बनना है, अब आपको यही पता नहीं कि मैं शिक्षक बनने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है, तो केवल वो कोरी कल्पनाएं में जीता है। भाई हाँ, मैं बहुत कुछ, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन वो करता कुछ नहीं, केवल वो विचार बनाता है, अपने मन में भावनाएं लाता है।
और उसके क्षेत्र में बच्चों वो कार्य नहीं करता, तो वो सिर्फ कोरी कल्पनाएं करता है, जिनसे बच्चों क्या होते हैं, चिंतन से, ऐसे चिंतन से क्या होता है बच्चों, परिणाम जो है वो आपके सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरा होता है आपका यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन में होता क्या बच्चों, ये हमेशा सत्य पर आधारित होता है, वास्तविक चिंतन होता है, और इससे हमेशा से कन्फर्म है कि आपको सकारात्मक चिंतन ही आपको सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। अब बच्चों यथार्थ चिंतन को भी मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, उससे पहले अपन बात करेंगे बच्चों आपका कौन सा चिंतन, शैली चिंतन। ठीक है, अब बात करेंगे अपन शैली चिंतन के, सॉरी अपन बात करेंगे चिंतन के प्रकारों की। बात करते हैं चिंतन के प्रकार। ठीक है, 2, पहला शैली, दूसरा यथार्थ। यथार्थ, शैली चिंतन, यथार्थ चिंतन। अब यथार्थ का भी 3 पार्ट है, मूर्त, अमूर्त, आलोचनात्मक। मूर्त अवस्था में होता है, जो कहता है कौन सी वस्तु के लिए होता है, मूर्त वस्तुओं के लिए होता है। और अपन जो मूर्त अवस्था का होता है उसे ही अपन कह सकते हैं अभिसारी चिंतन, अभिसारी, आगमनात्मक। ठीक है, मूर्त चिंतन को अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, मूर्त चिंतन को अपन अभिसारी कह सकते हैं, आगमनात्मक चिंतन कह सकते हैं। और आपका जो अमूर्त चिंतन है इसे अपन फिर अपसारी और निगमनात्मक चिंतन या सृजनशील चिंतन कह सकते हैं। अपसारी और सृजनात्मक। आलोचनात्मक उसे अपन विश्लेषणात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं बच्चों चिंतन के प्रकार। पहला बात करते हैं बच्चों अपन शैली चिंतन। शैली चिंतन होता क्या है, शैली चिंतन में बच्चा क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ कोरी कल्पनाएं करता है, कोरी कल्पनाएं। ठीक है, क्या नहीं करता, कार्य नहीं करता, विचार करता, विचार रखता है, विचार करता है। पर जिससे क्या होगा बच्चों, जब ये सारी चीजें करेगा, जब बच्चा कोरी कल्पनाएं करेगा, मन में विचार नहीं करेगा, वो विचार करेगा, कोरी कल्पनाएं करेगा, उससे उसका कोई मतलब नहीं है कि मेरे को ऐसा करने के, कोई उसको ये पता ही नहीं, केवल वो एक कल्पना करता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन वो कार्य कर ही नहीं सकता। और यह बच्चों आपका जो इसे अपन कह सकते हैं असत्य पर आधारित होता है। ये असत्य होता है, यानी जिसमें व्यक्ति के अंदर वास्तविकता कुछ नहीं होती, केवल वो एक असत्य का सारा होता है, ये अवास्तविक होता है, अवास्तविक। ठीक है, जब बच्चा कोरी कल्पनाएं करेगा, उसके क्षेत्र में कार्य नहीं करेगा, तो बच्चे को क्या नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी और सकारात्मक परिणाम नहीं आएगी। ठीक है, वही आपका होता है शैली चिंतन। लिखो शैली चिंतन। शैली चिंतन में होता क्या है, यह काल्पनिक, असत्य या वास्तविक, यह है काल्पनिक, असत्य, वास्तविक, काल्पनिक, असत्य, अवास्तविक, अवास्तविक, काल्पनिक, यह काल्पनिक, असत्य, अवास्तविक प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति का होता है। यानी कि इसमें व्यक्ति की वास्तविकता कुछ नहीं होती, इसमें केवल व्यक्ति क्या करता है, कोरी कल्पनाएं करता है। जहां व्यक्ति कोरी कल्पनाएं करता है,
जहाँ व्यक्ति कोई कल्पनाएं करता है उस दिशा में कार्य नहीं करता, जो उसने कल्पना बनाई है उस दिशा में कार्य नहीं करता, तो परिणाम सकारात्मक प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि व्यक्ति शैली चिंतन में व्यक्ति क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें असत्य पर आधारित होता है, ये वास्तविक होता है, इसमें व्यक्ति अवास्तविक प्रवृत्ति का होता है, इसमें व्यक्ति केवल कोरी कल्पनाएं करता है, उस दिशा में वो कार्य नहीं करता। और जब बच्चों व्यक्ति उस दिशा में कार्य नहीं करेंगे तो उसको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते, और गलत परिणाम ही हमेशा उसको नकारात्मक, उसको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सकती। होता है शैली चिंतन, यानी कि आपके द्वारा की गई जो कोरी कल्पनाएं हैं उनके आधार पर अगर कोई आप चिंतन कर रहे हो, केवल आप विचार कर रहे हो, आप उससे संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहे हो, आप विचार तो ऐसे कर रहे हो कि मैं ये कार्य कर दूंगा, लेकिन आप उस क्षेत्र में ही नहीं जा रहे, आप किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, तो ऐसा जो चिंतन होता है बच्चों आपका शैली चिंतन होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन क्या होता है? बात करते हैं बच्चों अपन यथार्थ चिंतन। दूसरा जो चिंतन का प्रकार है वो आपका कौन सा है बच्चों? यथार्थ। यथार्थ चिंतन में क्या होता है बच्चों? यथार्थ चिंतन में ये इसे अपन कह सकते हैं वास्तविक चिंतन कह सकते हैं। यह वास्तविक होता है, सफलता मिलने के चांसेस होते हैं, सफलता मिलने की संभावनाएं होती है, सफलता मिलने की संभावनाएं होती हैं, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मूर्त, अमूर्त, आलोचनात्मक। ठीक है। अब यथार्थ चिंतन में होता है क्या बच्चों? यथार्थ चिंतन में होता है कि ये क्या होता है, ये वास्तविक चिंतन होता है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है, इसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, निश्चित और इसके द्वारा सफलता की मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना होती है, यानी सकारात्मक परिणाम उसको प्राप्त होते हैं बच्चों। यह है आपकी 3 प्रकार का होता है। पहला आपका मूर्त चिंतन, जैसे अपन अभिसारी कह सकते हैं, दूसरा आपका अमूर्त चिंतन, तीसरा जो है आपका वो आलोचनात्मक चिंतन। जो मूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन से तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष या किसी ठोस वस्तु या किसी मूर्त वस्तु के बारे में विशेषताओं के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करता है या उसके बारे में सोचता है। यानी आपके सामने कोई चीज मूर्त रूप में है, आपके सामने अगर कोई वस्तु है, जैसे मेरे सामने ये कैमरा है, तो ये कैमरे के बारे में भी विचार बना रहा हूँ, कैमरे के बारे में किसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? मूर्त चिंतन। क्योंकि मेरे सामने क्या है? कैमरा। मेरे सामने ये कैमरा है, मैं इसको चेक कर सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ। या मेरे सामने मैं कमेंट बॉक्स है, मैं उसको भी देख सकता हूँ, उससे के बारे में विचार कर सकता हूँ, देखो इसमें कैसे कमेंट चल रहे हैं, देखो इस कैमरे में मेरी कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारा मेरे सामने है। दूसरा होता है बच्चों अमूर्त चिंतन। अब मेरे सामने कैमरा भी नहीं है, मेरे सामने कमेंट्स बॉक्स ही नहीं है, मैं बस कोरी कल्पना कर रहा हूँ, हाँ कि हाँ जी, हाँ मैं कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाँ जी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं क्लास ले रहा हूँ, अच्छा जी मैं क्लास ले रहा हूँ, कमेंट चल रही है बच्चे की, जबकि आपके सामने तो कुछ है ही नहीं ना। जब आपके सामने जो होता है वही आपका यथार्थ चिंतन होता है, वही आपका मूर्त स्वरूप, यानी जिसको आप मूर्त स्वरूप में सामने देखकर कोई कल्पना करते हुए, तो आपका होता है यथार्थ, आपका मूर्त चिंतन। दूसरा होता है अमर्त। अब जैसे आपके सामने अगर कोई चीज है ही नहीं, मेरे सामने कैमरा ही नहीं है, मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मेरे सामने कोई स्टूडेंट्स ही नहीं बैठे, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ। अब जैसे मैं अब सपोज दैट मैं आपसे मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके सामने आप मेरे को लगता है कि मेरे सामने बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो बच्चे सामने है ही नहीं, मैं केवल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, मेरा जो साथी है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो सारा कौन है?
कैमरा है। तो इस वजह से बच्चों जो चिंतन होता है वो आपका या अमूर्त चिंतन होता है। उसके बाद तीसरे जो चिंतन का प्रकार आता है वो आता है बच्चों आपका आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में होता है क्या कि व्यक्ति क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में विचार करता है। तो दोस्तों इन सभी बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।